पीएम मोदी के सामने विपक्ष के किसी भी नेता के लिए टिक पाना मुश्किल हो गया है। पीएम मोदी ने ऐसा ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया जिसके बाद विपक्ष चारों खाने चित हो गया। राहुल गांधी अब समझ नहीं पा रहे कि पीएम मोदी को कैसे घेरे। एक एक कर सभी मुद्दों पर वो मात खाते जा रहे हैं और देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि भारत जैसे महान देश को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी ही संभाल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग अलग ही राग अलाप रहे हैं। अब कांग्रेस ने कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से एसआईआर की समय सीमा को आगे बढ़ाए जाने से यह स्पष्ट हो गया है कि कम समय से इसे पूरा करना अव्यवहारिक है। राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता प्रमोद तिवारी ने यह भी कहा कि इसके लिए 1-1.5 साल का समय सुनिश्चित होना चाहिए, जैसे वर्ष 2003 में हुआ था। उनका कहना था कि आयोग को अहंकार त्यागना चाहिए और 2003 के कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद तिवारी ने कहा कि संवाददाताओं से कहा कि विपक्षी दलों को लगता है कि अगर एसआईआर पर कोई चर्चा नहीं होती तो इसका मतलब है कि सरकार नहीं चाहती कि संसद चले। वहीं चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा 1 सप्ताह बढ़ा दी है। आयोग ने शनिवार को कहा कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। वहीं राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी समेत विपक्ष के तमाम नेता एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आप दर्शकों को एसआईआर पर भरोसा है और मानते हैं कि देश हित में एसआईआर जरूरी है तो कमेंट में यस कर जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग एसआईआर के समर्थन में हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर जो भी आरोप लगाए, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में देश के लिए लगातार अच्छी खबरें आ रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के थोपे गए भारी भरकम 50% टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुके हैं। इसको लेकर दुनिया भर की निगाहें भारत की ओर थी। एक्सपर्ट्स भी मान रहे थे कि भारत के निर्यात पर इसका जबरदस्त असर पड़ेगा, लेकिन शुरुआती 3 महीनों में भारतीय कंपनियों ने कमाल कर दिखाया। कई सेक्टर जैसे कि झींगा और सी फूड, जेम्स और ज्वेलरीज, ऑटो सेक्टर और बिजली से जुड़े सामान अब यूरोप, चीन, जापान, थाईलैंड और यूएई जैसे नए देशों में बिक रहे हैं। दरअसल इन सामानों से जुड़ी कंपनियां अपने शिपमेंट का कुछ हिस्सा दूसरे एशियाई और यूरोपियन मार्केट में भेजने में कामयाब रही है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी पूरा जोर लगा दिया। सरकार ने इन कंपनियों को 40,000 करोड़ की मदद दी। रूस और यूरोप का बाजार उनके लिए खोला गया। इसका असर ये हुआ कि भारत की ग्रोथ रेट वित्त वर्ष 2025-26 की पहले 6 महीने में यानी कि अप्रैल से लेकर सितंबर में 8% की वृद्धि से दर्ज की गई, जबकि दूसरी तिमाही में इसके 8.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। इससे कहा जा सकता है कि भारत 2030 तक तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं अब विपक्षी दल कांग्रेस की मुसीबत बढ़ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन राजद, कांग्रेस और सहयोगी दलों को जनता ने नकार दिया। हार के नतीजों के बाद गठबंधन में लगने वाली है आखिरी कील। गठबंधन के बीच के मतभेद उभर के सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हार का ठिकरा आरजेडी पर फोड़ा गया, जिसके जवाब में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिलाते हुए तीखा बयान दिया। मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जितनी सीटें और वोट मिले हैं वो सभी राजद के मजबूत जनाधार की वजह से है। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस की कोई ताकत नहीं होती तो गठबंधन में साथ क्यों होता। उन्होंने सहयोगी दलों के सम्मान की बात कही और हार की जिम्मेदारी साझा बताई। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने शनिवार को कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जो भी सीटें और वोट मिले हैं वो सिर्फ राजद के मजबूत जनाधार के कारण ही संभव हो पाए हैं। मंडल ने 2 टूक शब्दों में कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी अलग राजनीति करना चाहती है तो कर ले, इससे उन्हें अपनी ताकत का पता चल जाएगा। वहीं बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कांग्रेस पर एक पोस्ट शेयर कर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि कांग्रेस खुद को नेशनल पार्टी कहती है, लेकिन उसका मैप कुछ और ही कहानी बताता है। पिछले 25 सालों में उसने सिर्फ 7 राज्यों में पूरी मेजोरिटी पूरी की है, जबकि भारत के बड़े इलाकों में दशकों से कांग्रेस को कोई भी मेजोरिटी नहीं मिल पाई।
और कुछ में तो कभी मिली ही नहीं। यूपी, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में पिछली बार 1980 के दशक में कांग्रेस को पूरी मेजॉरिटी मिली थी। तमिलनाडु में 1967 में, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में 1977 में और केरल, गोवा, सिक्किम, मेघालय, झारखंड और तेलंगाना जैसे राज्यों में कभी पूरी तरह से कांग्रेस का राज्य नहीं रहा। जो पार्टी भारत के ज्यादातर हिस्सों में 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर सकती, वो सिर्फ नाम के लिए नेशनल है, होने के नाते नहीं। वहीं अमित मालवीय ने जिस पोस्ट को शेयर किया है, उसमें एक ग्राफ को शेयर कर लिखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने आपके राज्य या यूटी में आखिरी बार कब पूरे 5 साल का बहुमत वाला कार्यकाल पूरा किया था। कई लोगों के लिए ये दशकों हो गए हैं या नहीं। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल नेशनल हेराल्ड केस मामले में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई है। कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज की गई इस एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा और कई संस्थाओं के नाम शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि उस समय कांग्रेस से जुड़ी इकाई एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को एक आपराधिक साजिश के तहत धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से यंग इंडियन के माध्यम से अधिकृत किया गया, जबकि एजेएल के पास लगभग 2000 करोड़ मूल्य की संपत्तियां थी। यंग इंडियन में गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी बताई गई है। एफआईआर 3 अक्टूबर को दर्ज हुई, जो कि ईडी की हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेटिव यूनिट द्वारा भेजी गई शिकायत पर आधारित है। यह शिकायत 2008 से 2024 तक चले मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच रिपोर्ट पर आधारित है। कानून के तहत पीएमएलए की धारा 66(2) ईडी को अनुमति देती है कि वो किसी दूसरी एजेंसी से अनुसूचित अपराध की एफआईआर दर्ज करवाएं, जिसे वो आगे मनी लॉन्ड्रिंग जांच के लिए प्रेडिकेट ऑफेंस स्थापित कर सके। एफआईआर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा 3 व्यापारिक संस्थाओं एजेएल, यंग इंडियन तथा डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को भी नामित किया गया है। आरोप है कि कोलकाता स्थित डोटेक्स नामक कथित शेल कंपनी ने यंग इंडिया को 1 करोड़ उपलब्ध कराए, जिसके आधार पर यंग इंडियन ने कांग्रेस को 50 लाख भुगतान कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। रिपोर्ट के अनुसार एजेएल के शेयरधारकों से पूछताछ कर यह स्पष्ट किया जाएगा कि इस ट्रांसफर के लिए उनकी सहमति ली गई थी या नहीं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे राजनीतिक प्रतिशोध और विच हंट बताया है। पार्टी ने कहा है कि उन्हें दर्ज एफआईआर की जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी उनके नेतृत्व के खिलाफ उत्पीड़न, धमकी और प्रतिशोध की राजनीति जारी रखते हुए ये कार्रवाई कर रही है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया है कि नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी तरह से फर्जी है और आखिरकार न्याय की जीत होगी। जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा है कि मोदी शाह की जोड़ी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ लगातार डराने, धमकाने और राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति कर रही है। जो खुद असुरक्षित और भयभीत होते हैं, वही दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अंततः न्याय की जीत ही होगी। सत्यमेव जयते। दर्शकों, नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच, बीजेपी के पूर्व एमपी सुब्रमण्यम स्वामी की एक प्राइवेट शिकायत और जून 2014 में पटियाला हाउस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट द्वारा इस पर संज्ञान लेने पर आधारित है। इस मामले में सेंट्रल एजेंसी ने 9 अप्रैल को राउस एवेन्यू में एक स्पेशल एमपीज एमएलएस कोर्ट में गांधी परिवार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट चार्जशीट फाइल की थी। दर्शकों, पीएम मोदी ने दिखा दिया कि ईमानदारी से देश हित में काम करने की इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी संभव हो सकता है। अब पीएम मोदी ने भी तगड़ा पलटवार किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 198वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नवंबर का महीना बहुत सी प्रेरणा लेकर आया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस पर केंद्रीय कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस महीने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में भव्य कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर परिसर में धर्म ध्वजा का आरोहण और कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में पंचजन्य स्मारक का लोकार्पण जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने मेरा ध्यान खींचा। ये वीडियो इसरो की एक अनोखी ड्रोन प्रतियोगिता का था। इस वीडियो में हमारे देश के युवा और खासकर हमारे जेन जी मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की कोशिश कर रहे थे।
इस प्रतियोगिता में पुणे के युवाओं की एक टीम ने कुछ हद तक सफलता पाई। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा, क्रैश हुआ, पर उन्होंने हार नहीं मानी। कई बार के प्रयास के बाद इस टीम का ड्रोन मंगल ग्रह की परिस्थिति में कुछ देर उड़ने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा कि युवाओं और वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन देखकर खुशी होती है। वहीं राहुल गांधी भारत के इकोनॉमी को डेड बता रहे थे, लेकिन भारत की विकास गाथा एक बार फिर वैश्विक मंच पर ध्वनि गर्जना कर रही है। जिस समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं धीमी पड़ने लगी, उसी समय भारत ने 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी कि Q2 में 8.2% की रफ्तार से बढ़कर ये सिद्ध कर दिया कि उसकी आर्थिक नींव न केवल मजबूत है बल्कि निरंतर व्यापक होती जा रही है। यह सिर्फ एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, ये आत्मविश्वास, स्थिरता और सुधारवादी नीतियों की सफलता का परिणाम है। एनएसओ की नवनीतम आंकड़े विशेषज्ञों की सभी भविष्यवाणियों से ऊपर निकले हैं। 7 से 7.5% की उपेक्षाओं के बीच 8.2% की ये छलांग बताती है कि भारत की विकास गाथा अब सौभाग्य नहीं बल्कि संगठित रणनीति का परिणाम है। घरेलू खपत, सेवा क्षेत्र की निरंतर मजबूती और मैन्युफैक्चरिंग की नई ऊर्जा ने मिलकर अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस ग्रोथ का ईंधन आम भारतीयों का विश्वास है। निजी खपत में 7.9 की वृद्धि दिखाती है कि परिवार, व्यापारी और उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त है, जबकि जब नागरिक आश्वस्त होते हैं तभी अर्थव्यवस्था गति पकड़ती है। मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण क्षेत्र की 9% और 7% की आसपास की ऊंचाई वृद्धि बताती है कि मेक इन इंडिया और उत्पादक क्षमता आधारित नीतियां अब जमीन पर परिणाम दे रही हैं। यह संयोग नहीं हो सकता कि वैश्विक मंदी की आकांक्षाओं के बीच भी भारत का औद्योगिक उत्पाद मजबूत खड़ा है। ये उसी आत्मनिर्भर दृष्टि की पराकाष्ठा है जिसे पिछले कुछ वर्षों में लगातार दिशा दी गई। सेवा क्षेत्र, जो पहले से ही भारत की ताकत रहा, इस तिमाही में 10% से अधिक उसकी वृद्धि लेकर आया है। 8.2% का ये आंकड़ा केवल एक तिमाही के उत्सव की वजह नहीं बल्कि उस भारत की झलक है जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जो दुनिया की उभरती आर्थिक धुरी बनने की तैयारी कर रहा है और जिसकी विकास यात्रा अब ठोस नींव पर आधारित है। कुल मिलाकर देखें तो पीएम मोदी के सही फैसलों की वजह से देश रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत का डंका दुनिया भर में बज रहा है। हर क्षेत्र में भारत का मान सम्मान बढ़ा है और भारतीय सेना को पीएम मोदी ने खुली छूट दी है, जिसके बाद भारतीय सेना ने दुश्मनों की दुनिया हिलाकर रख दी है। लेकिन मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठा देते हैं। राहुल गांधी ने ये तक दावा कर दिया था कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया और कहा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये तक कह दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये बयान नहीं देते। मतलब बिना कोई सबूत और बिना कोई आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया और एक बार ये भी नहीं सोचा कि उनके इस आरोप से भारतीय सेना पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि भारतीय सेना के रहते चीन कैसे भारत की जमीन हड़प सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान को आधार बनाकर राहुल गांधी पूछ रहे थे कि हमारे कितने जहाज गिरे थे, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 लड़ाकू विमान गिराए गए थे। हालांकि ट्रंप ने ये स्पष्ट नहीं किया था कि ये विमान किस देश के थे, लेकिन इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पूछा था कि मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है? देश को जानने का हक है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पड़ी मार को लेकर आए दिन नई नई जानकारियां सामने आती थी। बीएसएफ के जम्मू फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद ने बताया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे पाकिस्तान क्षेत्र में 118 अग्रिम चौकियों को तबाह किया, जिससे उनकी मॉनिटरिंग और रक्षा व्यवस्था चरमरा गई। इसके बाद पाकिस्तान ने मजबूरन 70 से ज्यादा आतंकी लॉन्च पैड को अंदर की ओर शिफ्ट किया, जो इस बात का संकेत है कि भारतीय सेना की कार्रवाई ने पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आईजी आनंद के अनुसार भारतीय सेना ने सियालकोट सेक्टर में 3 मुख्य लॉन्चिंग पैड नष्ट किए थे, लेकिन अभी भी 40 से 50 किलोमीटर अंदरूनी इलाकों में करीब 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल में सक्रिय है, जबकि करीब 60 और लॉन्च पैड
डेप्थ एरिया में मौजूद है। इन ठिकानों पर आतंकी गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना रहता है और इन्हें सिर्फ तब सक्रिय किया जाता है जब आतंकियों को सीमा पार भेजने की तैयारी होती है। आईजी शशांक आनंद ने साफ कहा है कि भारतीय सेना और बीएसएफ लगातार खुफिया निगरानी में लगे हैं और पाकिस्तान की हर हलचल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान या उसके समर्थित आतंकी भविष्य में कोई हरकत करते हैं तो भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने में देर नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सैनिक और अधिकारी हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और किसी भी चुनौती का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती और सटीकता से दिया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो बीएसएफ के खुलासे के बाद अब राहुल गांधी और किसी भी विपक्षी नेताओं के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें